जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल। आपने सो फार जो है वो हर तरह का टैक्स पढ़ लिया। आपने ये पढ़ लिया कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिसको इनकम टैक्स कंप्यूटेशन कहते हैं। फिर आपने ये पढ़ा कि इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, पेंशन्स आएंगी, एनआईसीज आती हैं, ट्रेडिंग इनकम आती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है। फिर आपने ये भी पढ़ा कि सीजीटी जो है, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, जब वो आपके एसेट्स की सेल पर आपको जो है वो चार्ज होता है, वो कैसे चार्ज होगा, उसके बैंड्स आपने देखे। फिर आपने वीटी की बात की, जो कि एक सेपरेट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो आपकी सेल्स ऑफ गुड पर चार्ज होता है। फिर आपने कैपिटल अलाउंसेस की बात की, जिसमें आपने ये कहा कि कैपिटल अलाउंसेस डिप्रिसिएशन की रिस्पॉन्स में जो है वो एचएमआरसी आपको अलाउ करती है, और ये ट्रेडिंग इनकम से रिलेट करते हैं। फिर उसके बाद आपने इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात कर ली, जो हमने ये कहा कि जो जनरेशनल टैक्स होता है, जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन पर जब एसेट्स पास ऑन होते हैं तो तब लगाया जाता है। इन तमाम टैक्सेस की हमने कैलकुलेशंस जो हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए हमने देख ली हैं। साथ ही साथ फिर हमने ये भी देखा कि अच्छा, अब हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होता, आपको लॉसेस भी होते हैं। तो ट्रेडिंग लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस कैसे आपने डील करने हैं, ये चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा, अब अगर एक बंदा है जो यूके का सिटीजन है या रेजिडेंट है और उसने यूके का टैक्स पे करना है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि उसको टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। टैक्स कैलकुलेशन हमने सारी देख ली है। अब हम बात इस चैप्टर में करते हैं कि भाई जो टैक्स कैलकुलेशन उसने की है, तो वो जो कैलकुलेटेड टैक्स होगा वो अब पे कैसे होगा, तो उसको हम कहते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, या उसको हम जो है कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट एक नाम है जिसका मतलब ये होता है कि एक इंसान खुद का जो उस पर टैक्स लग रहा है उसको खुद असेस करता है, और अपना एक टैक्स रिटर्न यानी एक डॉक्यूमेंट एचएमआरसी के पास सबमिट करवाता है। तो ये तमाम चीजें हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे कि टैक्स कब पे करेंगे, अगर ना किया तो क्या पेनल्टीज चार्ज होंगी, किस किस चीज का टैक्स कब पे होगा। कुछ तो आपने ओवर द चैप्टर्स में ये बात भी पढ़ी होगी। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, ये वर्ड आपने याद रखना है। सेल्फ असेसमेंट इज द सिस्टम फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स विच इज नॉट डिडक्टेड थ्रू द पे सिस्टम। आपको ये बात पता है कि जब एक बंदा एम्प्लॉयड होता है तो उसकी सैलरी से एक इनकम टैक्स कटता है, जिसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं, और उसको हम पे एज यू अर्न भी कहा जाता है, जो एनआईसी होती है और जो आपकी इनकम टैक्स होता है। ठीक है, ये तो वो टैक्स है जो ऑन द स्पॉट या एट सोर्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। अच्छा, आपका ये जो है वो ऑन सोर्स डिडक्ट कर लिया जाता है, और इसके बाद बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो आपके जो है आपने कैलकुलेट करने होते हैं, उनके लिए आपको जो है एक अपना असेसमेंट बनानी होती है, क्योंकि ये असेसमेंट एक इंसान खुद बनाता है, तो इसलिए इसको सेल्फ असेसमेंट का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद आपने बात यहाँ पर याद रखनी है कि सेल्फ असेसमेंट अभी अगर मैं रीसेंट ईयर्स की बात करूँ, लास्ट 2-3 ईयर्स की बात करूँ, तो जो सेल्फ असेसमेंट है उसको डिजिटली प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, यानी एमटीओ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये हम शायद आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एमटीओ क्या होता है, मेकिंग सॉरी, एमटीडी क्या होता है, मेकिंग टैक्स डिजिटल। और मेकिंग टैक्स डिजिटल जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली ये है कि आपने जो भी टैक्स पे करना है वो थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस या थ्रू डिजिटल सोर्स पे करना है, यानी ऑनलाइन पेमेंट्स आपने करनी होगी। देर वॉज अ टाइम, आज से 3-4 साल पहले, कि जब हर चीज आप डॉक्यूमेंट करते होते थे और आप ऑन पेपर चीज बनाते होते थे, लेकिन ओवर द टाइम एचएमआरसी ने हर चीज डिजिटलाइज कर दी है। ऑब्वियसली अब जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप हो रही है, तो अब लोग क्या करते हैं, वो एचएमआरसी की वेबसाइट पे जाते हैं, वो अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स पर जाते हैं जो एचएमआरसी की वेबसाइट से कनेक्टेड होते हैं। आपका जो टैक्स फाइलर एक सॉफ्टवेयर है जिस पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो टैक्स फाइलर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर जो यूके के लोग हैं या कंपनीज जो हैं वो जाके अपना टैक्स फाइल करती हैं, और ये डायरेक्टली एचएमआरसी के पास साथ कनेक्टेड होता है, उनके सिस्टम से कनेक्टेड होता है। जो टैक्स ये कैलकुलेट करता है एचएमआरसी को पता चल जाता है, और वो फिर आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है।
देखिए, अंडर द सेल्फ असेसमेंट सिस्टम फॉर इंडिविजुअल द ऑनस इज प्लेस्ड ऑन द टैक्स पेयर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट हिज। देखिए, जो मैंने आपको बात बता दी कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब ही यही है कि आपने अपना टैक्स खुद कैलकुलेट और पे करना होगा। ठीक है, उसके लिए आप एक रिटर्न फाइल करते हो जिसको टैक्स रिटर्न कहते हैं। ये बेसिकली, जैसे आपने वीएटी रिटर्न की बात की थी, तो टैक्स रिटर्न भी एक डिटेल कैलकुलेशन पेपर होता है जिसपे आप बताते हो कि कौन सी चीज पर कितना टैक्स आप पे कर रहे हो। ठीक है, कहते हैं डिफरेंट डेडलाइन एग्जिस्ट फॉर फाइलिंग पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स। ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स को प्रेफर किया जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि टोटली जो पेपर बेस्ड रिटर्न्स है वो खत्म हो चुके हैं। तो वो भी होते हैं, उनकी डेडलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक की डेडलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि लेट्स से अगर हम पेपर बेस्ड रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हमने कब सबमिट करवाना होगा, इतनी फुल ऑन थ्योरी जो है आपको अब आपने एक दफा पढ़नी है, लेकिन मेन मेन चीजें जो हैं उसमें ये है कि याद रखिएगा, जो आपका पेपर रिटर्न है वो आपने 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करवाना होगा। यानी आपका साल खत्म हो रहा है मार्च, सॉरी, आपका साल खत्म हो रहा है 5 अप्रैल 2025 को, तो उसके बाद बाय मैक्सिमम 31 अक्टूबर 2025 आपने पेपर रिटर्न जमा करवाना है। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न की बात करते हैं, अगर आप पेपर रिटर्न नहीं जमा करवा रहे, तो उसकी डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी 2026 है। अब ये कौन से वाला टैक्स है? ये तमाम टैक्सेस जो आपने अभी तक पढ़े हैं, और ये जो बेसिकली चैप्टर 1 और 2 में जो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन आपने पढ़ी थी, जिसमें आप इनकम टैक्स लाइबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली उस टैक्स की बात हो रही है जो आपने पे करना होगा। ये सीजीटी की बात नहीं हो रही, ये आईएचटी की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो अलग टैक्सेस होते हैं, वो रूटीन वाइज टैक्सेस नहीं होते। ये आपकी इनकम टैक्स की बात जो है वो यहाँ पर, सॉरी, आपकी जो इनकम टैक्स कंप्यूट होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। दो बातें याद रखनी है। पेपर रिटर्न के लिए 31 अक्टूबर 2025, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है उसके लिए 31 जनवरी 2026। ठीक है, अच्छा जी। Or if later, 3 months after HM Revenue and Customs issue a formal notice requiring the completion of 2024, या let's say बहुत से ऐसी situations होती हैं जिसमें quite possible है कि आपका टैक्स बहुत ज़्यादा हो, क्वाइट पॉसिबल है कि पिछले सालों में आपने कोई टैक्स में गड़बड़ की हो, तो फिर उन केसेस में HMRC आपको एक नोटिस भेज सकता है, और फिर जिस तारीख को वो नोटिस आएगा उस तारीख से अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आपने अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने होंगे। ये जो है ये अनयूजुअल केसेस है, मतलब ये हर बंदे के साथ नहीं होते। ये वाला जो है यूजुअल केसेस है जो हर बंदे को देखने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, पेपर बेस्ड रिटर्न 31 अक्टूबर आफ्टर द एंड ऑफ द रेलिवेंट टैक्स ईयर, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है वो 31 जनवरी आफ्टर द एंड ऑफ द रेलिवेंट टैक्स ईयर जो है आपने सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ये जनरल नॉलेज के लिए आप ये बात अपने जहन में रख लें। क्वाइट पॉसिबल है कभी इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि जो टैक्स मेन टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं SA 100। ठीक है, यानी SA 100 का मतलब है सेल्फ असेसमेंट 100। ये बेसिकली वो फॉर्म होता है, जैसे अभी आगे हम मैं आपको और भी फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो SA 100 ये वो फॉर्म है जो एक बंदा सेल्फ असेसमेंट के लिए रिटर्न, जब रिटर्न फाइल करता है तो उसको फिल करते हैं। इस फॉर्म का नाम है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि आपने एक फॉर्म लिया, चाहे ऑनलाइन चाहे पेपर, आपने वो फॉर्म सारा फिल किया। उस फॉर्म में जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी आपने फिल इन की। फिल इन करके आपने क्या किया, आप जिस तरह मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करिए वो HMRC के साथ कनेक्टेड होगा। जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट होगा वो टैक्स आप जो है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ही HMRC से पे कर सकते हो। लेकिन लेट्स से अगर आप पेपर रिटर्न की अगर आप बात करते हो, तो फिर पेपर रिटर्न में आप अपने पेपर पे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए ये फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उस पे पेपर पे कैलकुलेट करके सारी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी एंड एवरीथिंग जो भी आपका, वो कैलकुलेट करके आप HMRC को भेज देते हो। फिर HMRC खुद भी कैलकुलेट करता है आपकी लाइबिलिटी को। अगर कोई डिफरेंसेस है तो उनको फिर सेटल ऑफ किया जाता है, अगर नहीं है तो फिर वो पेमेंट वगैरह हो जाती है।
अब आपका ये सवाल होना चाहिए था कि देखिए यूके में जिस तरह पाकिस्तान में हर बंदे को टैक्स की नॉलेज नहीं है, यूके में भी हर बंदे को टैक्स की नॉलेज नहीं होती। तो उसका क्या सिनेरियो आ जाता है, फिर उसका सिनेरियो ये होता है कि वो बंदे फिर टैक्स कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, एसीसीएस जो आप लोग हैं, ठीक है। या फिर वो एचएमआरसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उनके सेल्फ असेसमेंट एचएमआरसी खुद कैलकुलेट करे। तो ये भी ऑप्शन होता है कि एचएमआरसी भी लोगों की सेल्फ असेसमेंट कैलकुलेट कर लेती होती है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको टैक्स नॉलेज है तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, नहीं तो आप टैक्स रिप्रेजेंटेटिव हायर कर दो, वो भी नहीं करने तो फिर एचएमआरसी आपको ऑप्शन देती है कि वो खुद आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दे और फिर आपको बता दे कि इतना टैक्स आपने पे करना है, ठीक है। चलिए जी। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको अभी अच्छा पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ये सारे पॉइंट्स की, ठीक है। तो आई गेस इसको भी इतना कोई देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये एक ज़रा देख लें, अमेंडमेंट ऑफ द रिटर्न, ये एक इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा सकता है, आपके जो सेक्शन बी है उसमें ये चीज़ जो है वो ज़रूर आ सकती है। तो देखिए, अगर आपने एक रिटर्न सबमिट करवाया है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, अगर आपने कोई भी रिटर्न सबमिट करवाया है और उस रिटर्न में आपको बाद में पता चला कि कोई गलती निकल आई, कोई अमेंडमेंट आपने करनी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, आप क्या करोगे, आप विद इन 12 मंथ्स जो है फाइलिंग डेट के बाद जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको अमेंड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस देखो इसका मतलब क्या है, ये जो उसने बात लिखी हुई है, आपका साल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 24 से खत्म हो रहा है मार्च 25 तक। मार्च 25 के बाद कौन सी वाली जनवरी है, 31 जनवरी 2026। अब ये बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, ठीक है। पेपर में तो वो तो उस वक्त सॉल्व आउट हो जाते होंगी चीजें, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक आपने एक दफा सबमिट करवा दिया और बाद में आपको पता चला, तो इलेक्ट्रॉनिक सबमिट हो रहा है 31 जनवरी 2026 को। इसके 12 महीने बाद दैट इज गोइंग टू बी 31 जनवरी 2027 तक आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना सबमिटेड जो टैक्स रिटर्न है उसको अमेंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर के लिए भी सेम डेडलाइन यूज होती है, बट ऑल दो क्योंकि वो पेपर होता है तो वो साथ साथ भी उसमें अमेंडमेंट्स की जा रही होती हैं, तो उसमें भी कोई इतना कोई सच इशू की बात नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपने टैक्स सबमिट करवा दिया, फाइल कर दिया टैक्स, और आपने जो है वो उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, तो यू हैव 12 मंथ्स, आपके पास 12 महीने हैं, यानी दैट इज मैक्सिमम ऑफ 31 जनवरी 2027 उस चीज को अमेंड करने के लिए, ठीक है। अगर HMRC की अगर मैं बात करूं, तो HMRC may correct any obvious errors or mistake within 9 months of the date that the return is filed within them। देखो, आपने रिटर्न फाइल किया 31 जनवरी 2026, तो इसके अगले 9 महीने तक HMRC भी आपकी फाइलिंग में कोई ना कोई अमेंडमेंट कर सकती है, वो अलाउड होगा। उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर काफी टाइम हो जाएगा, तो फिर HMRC तो नहीं करेगी, हाँ आप जो है उसमें स्टिल अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हो। अब HMRC कौन से होंगी, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आर्थमेटिकल एरर्स हैं या एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल आई गेस आपने F3 में पढ़े होंगे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन, ये सारे एरर्स जो हैं वो, इनमें से जो कुछ थोड़े बहुत आर्थमेटिकल एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल जो हैं, ये वाले HMRC करेक्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात भी हो गई कि एक तो हमने सबसे पहले ऊपर देखा कि आप अपना जो टैक्स किधर गया, हाँ, आप जो अपने टैक्स रिटर्न्स हैं वो इतने इतने टाइम तक जो है वो फाइल कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपने उन इंडिपेंडेंट सॉरी अगर अमेंडमेंट करनी है तो आपके पास ये टाइमिंग्स है। मैं यहाँ टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की बात करूँ, मैं यहाँ टैक्स पेमेंट की बात जो है वो नहीं कर रहा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, टैक्स रिटर्न एंड टैक्स पेमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप किसी भी साल का टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करोगे, ठीक है। तो वो फाइलिंग डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, अभी हमने टैक्स पेमेंट की यहां पर बात जो है वो नहीं की। तो अमेंडमेंट ऑफ रिटर्न्स की जो है वो आपकी बात यहां पर हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो है, चलें इसको भी एक दफा पढ़ लेते हैं, वन टाइम रीड है। सेल्फ असेसमेंट प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टैक्स पेयर टू नोटिफाई HMRC of all taxable income, therefore
Taxpayer who do not receive a notice to file a return are required to notify HM Revenue and Customs if they have income or chargeable gains on which taxes due. देखो, आप अगर आप सेल्फ असेसमेंट की बात करते हो ना, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक टैक्स पेयर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑन टाइम टैक्स फाइल करे एंड टैक्स पे करे। ठीक है, अब HMRC जो है वो यूके के हर बंदे को जो नोटिस नहीं भेज सकती, जिस ठीक है कि भाई आपने ये टैक्स जमा करवाना है। ठीक है, तो इवन लेट्स से कुछ लोगों की जिनकी ज्यादा इनकम्स होती है उनको तो वो तो नजर आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों की जिनके माइनर टैक्सेस होते हैं उन लोगों को अगर नोटिस नहीं आते तो दैट डज नॉट मीन कि वो लोग टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। उनको टैक्स पे करना होगा, उनको HMRC को बताना होगा कि इन एनी ईयर, इन एनी फिस्कल ईयर, अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक है, the time limit for notifying HM Revenue and Customs of chargeability is 6 months from the end of the tax year which in which the liability arises. इसका मतलब है कि आप HMRC को अपने इस साल के खत्म होने के अगले 6 महीनों तक आपके पास टाइम है कि आप नोटिफाई करो कि आया आपकी कोई चार्जेबल इनकम है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अगले अब अक्टूबर 2025 में तो आपने रिटर्न फाइल करना होगा, तो इस मीन्स उससे पहले पहले, यानी अगर आपने, आपका साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर तक आपने नोटिफाई करना होगा कि भाई आया आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है और आप फाइल कर रहे हो रिटर्न या नहीं कर रहे। क्योंकि रिटर्न फाइल करने की अगर पेपर की बात करूं तो वो अक्टूबर 2025 है, और इलेक्ट्रॉनिक पर वो जनवरी 2026 हो जाती है। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जी, यहाँ तक अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो आपका तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलें, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ तक हम देखें, साथ साथ काउंट करते जाते हैं कि अब काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपको ऑब्वियसली इसको ऑन डेली बेसिस जो है वो रीड आउट करना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, ताकि आपको डेट्स वगैरह याद हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की कि पेपर फाइलिंग की डेट कब है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की डेट कब है, फिर तीसरी बात हमने की अमेंडमेंट्स की कि आप अमेंडमेंट कब तक कर सकते हो। फिर हमने बात की नोटिफिकेशन ऑफ चार्जेबिलिटी की कि आपको कब तक HMRC को नोटिफाई करना होता है। तो ये चार चीजों की जो है हम बात इसमें कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे अक्सर। जी। सॉरी वो कनेक्शन हो गया था मोस्टली। मैं ये पूछ रहा था मोस्टली थ्योरी से रिलेटेड है सर? सॉरी। ये चैप्टर मोस्टली थ्योरी रिलेटेड है? हाँ जी, ये सारा मैक्सिमम थ्योरी है, बस थोड़ी बहुत इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट अ रिटर्न की। देखें, आपको यू वर रिक्वायर्ड टू सबमिट द पेपर फाइलिंग बाय अक्टूबर 2025 और इलेक्ट्रॉनिक बाय जनवरी 2026। लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से यू एज एन इंडिविजुअल आप इन स्पेसिफिक डेट्स तक फाइलिंग नहीं करते हो, तो डेफिनेटली फिर जो है आपको क्या मिलेगा, आपको पेनल्टीज इम्पोज करनी पड़ जाएंगी। अब वो पेनल्टीज यहाँ पर इसने कहीं दी होंगी, ठहरे वो आगे है, हम उसको पहले देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये वाला जरा हम देख लेते हैं कि देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर लेट्स से आपने जो है वो HMRC को नहीं, ये तो आपकी लेट पेमेंट फाइलिंग, एक मिनट। चले, मुझे फिलहाल मिल तो नहीं रही, लेकिन खैर हम यहीं पर इसको देख लेते हैं कि हम किधर गया। हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर लेट्स से आप एक रिटर्न जो है वो ऑन टाइम फाइल नहीं करते हो, तो उसकी क्या पेनल्टीज होगी। देखो, दो बातें आपने याद रखनी है, एक होती है रिटर्न को लेट फाइल करना और एक होता है टैक्स को लेट पे करना। दोनों की अलग अलग पेनल्टीज जो है वो आपको चार्ज
की जाती है। तो पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट अ रिटर्न जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर ले। ऑल्दो आपकी बुक में कहीं ना कहीं लिखी होंगी, मैंने चैप्टर फुल तो नहीं देखा इसलिए मुझे अभी मिल नहीं रही, बट अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर लें कि देखें, अगर आप जो है लेट्स से हम अज्यूम ये करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आप कर रहे थे और आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की लास्ट डेट कब है, 31 जनवरी 2026, राइट। आपने किसी भी रीजन की वजह से बाय 31 जनवरी 2026 वो जो टैक्स सेल्फ असेसमेंट है वो रिटर्न उसका फाइल नहीं किया, लेकिन आप क्या करते हो, आप अगले महीने फाइल कर देते हो, यानी फरवरी में फाइल कर देते हो या मार्च में फाइल कर देते हो। तो अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो और वो लेट रिटर्न जो है याद रखिएगा 3 मंथ्स से कम या 3 मंथ्स के बराबर है, तो आपको एक्स्ट्रा £100 पे करने पड़ेंगे। अब दिस इज क्वाइट हैंडसम पेनल्टी, £100 इज लॉट ऑफ थिंग फॉर पीपल, राइट। तो आपने क्या कर, अब आपने ये समझना है कि अगर आप जो है वो रिटर्न 3 महीने या उससे कम, यानी रिटर्न 31 जनवरी 2026 में फाइल होना था, आप फरवरी में फाइल कर रहे हो या मार्च में फाइल कर रहे हो, तो आपको £100 की जो एक्स्ट्रा पेमेंट है एज अ पेनल्टी टू फॉर द लेट सबमिटिंग ऑफ रिटर्न वो करनी पड़ेगी। लेकिन देखें, अगर आपका जो रिटर्न है वो 3 मंथ से एक्सीड कर जाता है लेकिन 6 मंथ्स के दरमियान में आता है, यानी आपने रिटर्न जनवरी 2026 में फाइल करना था, आप मई या जून या जुलाई में फाइल कर रहे हो, तो अगर आप 3 मंथ से एक्सीड कर जाते हो और फिर 6 मंथ से कम के टाइम पीरियड में आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हो, तो फिर इस केस में जो है जो पेनल्टी है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, फिर आपको हर दिन का जो है वो £10 पर डे की जो है वो पेनल्टी चार्ज होती है, यानी 3 महीने तक तो £100 आ जाएगा, राइट। फिर 3 महीने बाद जितना भी आप डिले करोगे फिर हर दिन का £10 जो है उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि एक बंदे ने 96 डेज जो है वो लेट पे रिटर्न फाइल किया है, तो 96 का मतलब है 90 बन जाएंगे 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक पेनल्टी है 100 की। जो बाकी 6 डेज होंगे पर डे £10 की पेनल्टी पड़ेगी, तो दैट इज गोइंग टू बी 60, यानी वो £160 जो है वो पे करेगा एज अ पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक्सीड कर रहे हैं तो पिछली पेनल्टी भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आप जो है वो 6 मंथ्स भी क्रॉस कर जाते हैं लेकिन 12 मंथ्स जो है वो क्रॉस नहीं करते, यानी अब क्या है, अब 6 मंथ्स से लेकर 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है, तो फिर पेनल्टी आपकी और स्ट्रिक्ट हो जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी आपने टैक्स देना है ना उसका 5% जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, 5% ऑफ टैक्स ड्यू। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो टैक्स कंप्यूटेशन का जो फॉर्मूला शीट है उसमें ये पेनल्टीज दी हुई हैं, लेकिन समझने की आपको जरूर ये जरूरत है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपको दी होंगी आई बिलीव सो, फॉर्मूला शीट में आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, तो अगर 6 मंथ से आप एक्सीड कर जाते हो, 12 मंथ से एक्सीड नहीं करते, यानी जनवरी 2026 में आपने पेमेंट सॉरी रिटर्न फाइल करना था, आप अक्टूबर नवंबर में फाइल कर रहे हो 2026 में, तो फिर जो भी आपकी टैक्स ये फिर £10 पर डे जो है वो 90 डेज तक मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये 90 डेज तक मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाती है, और जो 5% ऑफ टैक्स ड्यू है वो फिर इसमें एडिशनल चार्ज हो जाता है। आखिरी बात इसमें सुन लें कि अगर 12 मंथ से ज्यादा जो है वो अगर एक्सीड कर रहे हो, 12 मंथ्स के बाद आप अपनी पेनल्टी सॉरी आप अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हो, तो फिर उसमें एडिशनल 5% ऑफ टैक्स ड्यू जो है वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है, और ये आपको गिवन भी होंगी इसलिए इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि कब किस तरीके से पेनल्टी चार्ज हो रही है। तो देखिए, अगर लेस देन 3 मंथ्स या 3 मंथ्स का टाइम है तो £100 पे करने हैं एक्स्ट्रा। अगर 3 मंथ से एक्सीड हो रहा है बट लेस देन 6 मंथ्स है तो £100 प्लस £10 पर एक्सीडिंग डे।
और अगर 6 मंथ एक्सीड हो गए हैं, 12 मंथ से कम है, तो फिर 100 पाउंड प्लस 90 डेज, मतलब 90 × 10 करो तो 900 पाउंड ये बन जाते हैं। राइट, तो 900 पाउंड ये तो मतलब 1000 पाउंड टोटल हो गया, और फिर 5000 ऑफ द टैक्स ड्यू, जो भी आपने टैक्स ड्यू है आपका, उसका 5% इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर 12 मंथ से एक्सीड हो रहा है तो फिर मजीद 5% जो है आपका टैक्स जो है वो एड ऑन इसमें हो जाता है। तो ये आपकी, ये लिखी होंगी आपके चैप्टर में, पर मुझे अभी मिली नहीं, तो मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया। तो ये वाली कौन सी पेनल्टीज है? ये वो पेनल्टीज है जो रिलेट रिटर्न पर फाइल हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चले, फिर इसके बाद हम थोड़ा मजीद आगे चलते हैं। अच्छा जी, where a self-assessment tax return is not filed by the filing date, HMRC may determine the amount of tax due। अच्छा, फिर बहुत दफा देखिए ऐसा हो, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा, चलें, देखें, अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न जो है वो आपने फाइलिंग डेट तक फाइल नहीं किया, तो HMRC में डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू। The impact of this is the determination is treated as self-assessment by the taxpayer। फिर जो HMRC अगर आपका टैक्स फाइल सॉरी टैक्स कैलकुलेट कर रही है, तो फिर वो जो है आपका फाइनल टैक्स होगा। The determination can only be replaced by the actual self-assessment when it is submitted by the taxpayer। Obviously वो फिर अगर आप अपना बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो फिर वो उससे रिप्लेस हो जाता है। अगर आप फिर नहीं करते तो पेनल्टीज तो पे करनी होंगी, फिर वो जो टैक्स HMRC ने आपके लिए कैलकुलेट किया होगा वो आपको पे भी करना होगा। ठीक है, देयर इज नो अपील अगेंस्ट द डिटर्मिनेशन। आप HMRC को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते इस बात के लिए कि उन्होंने आपका टैक्स जो है वो गलत, कम या ज्यादा कैलकुलेट कर दिया है। और इसकी डिटर्मिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? विद इन 3 years ऑफ द फाइलिंग डेट। यानी आप जो है वो 2024-2025 का टैक्स रिटर्न बाय 31 जनवरी 2029 तक उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हो, क्योंकि देखो टैक्स तो HMRC ने कैलकुलेट कर दिया होगा। अब HMRC के कैलकुलेटेड टैक्स का जो टैक्स रिटर्न है वो आप अपनी तरफ से अंटिल द नेक्स्ट 3 years जो है वो फाइल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये फिर एक जो है वो छोटी सी थ्योरी की बात है, इसमें आई बिलीव इतना कुछ ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, नो डाउट। इसको ज़रा आप एक वन टाइम रीड कर दें प्लीज़। ये जो रिकॉर्ड से लेकर ये वाली जो बात लिखी हुई है, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लें, वरना ये एक रीडिंग है, इसको प्लीज़ रीड आउट कर दें। अगर कोई पॉइंट मुश्किल है तो मुझे बता दें।
अच्छा जी। तो आपने रिकॉर्ड में जो है जो बात आपने समझी होगी वो ये समझी होगी कि देखें, जितने भी टैक्स पेयर्स या बिजनेसेस होते हैं, दो तरह के टैक्स पेयर्स है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होगा और एक एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उन्होंने एट लीस्ट 5 ईयर्स तक अपने रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन रखने हैं, यानी 2024 2025 का जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसने 31 जनवरी 2031 तक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इसी तरीके से जो एक एम्प्लॉयड पर्सन है उसने 2024-2025 का जो रिकॉर्ड है वो 31 जनवरी 2027 तक अपने पास रखना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का 5 ईयर्स है और टैक्स पेयर का 12 मंथ्स आफ्टर द फाइलिंग डेट जो है वो आ जाता है, तो ये बात उसमें लिखी होगी। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी पेनल्टी क्या है? पेनल्टी जो है वो अगेन इसमें जो है वो फिर आगे आ जाती है। पेनल्टी में भी चार्ज फॉर दी, अच्छा फिर आई गेस इसकी पेनल्टी आगे ही देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा, अब तक हमने बात कर दी थी टैक्स फाइलिंग की। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दें, फिर हम इसको आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल चलिए, अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने बात की थी फाइलिंग और जो आपके टैक्स रिटर्न्स है उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स की। अब फाइलिंग मैंने आपको बताया था कि इस समथिंग के जो आपने रिकॉर्ड्स बताने होते हैं। फाइनली जब आप टैक्स पे करोगे तो उसकी क्या सिचुएशन है, तो कहता है अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू सेटल लाइबिलिटीज बाय 31 जनवरी। कौन कौन सी लाइबिलिटी? इनकम टैक्स, क्लास 4 एनआईसी एंड सीजीटीज बाय 31 जनवरी 2026। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जो टैक्स पे करना होगा, यानी 2024 2025 का जो टैक्स पे करना है वो कब तक पे करना है? बाय मैक्सिमम 31 जनवरी 2026 तक आपने वो टैक्स अपना जो है वो पे करना होगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चले, इसके बाद अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पेमेंट ऑन अकाउंट। आपने नाम सुना होगा पेमेंट ऑन अकाउंट का। चैप्टर नंबर 2 जब हमने कवर अप किया था तो उसमें हमने पेमेंट ऑन अकाउंट को जो है वो कंसिडर किया था। पेमेंट ऑन अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली आपकी वो अमाउंट होती है जो ऑलरेडी आप पे कर चुके होते हो फ्रॉम अ स्पेसिफिक टैक्स लाइबिलिटी, और जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाती है, और माइनस करके जो है वो आप क्या करते हो, अपना टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हो। चैप्टर नंबर 2 में इसको हम पेई के नाम से जो है वो जानते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पेमेंट ऑन अकाउंट का। है वही वाला, मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि जिस तरह पेई हम माइनस करते थे टैक्स लाइबिलिटी से, उसी तरीके से पेमेंट ऑन अकाउंट का भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा देखें, फॉर सर्टन टैक्स पेयर पेमेंट ऑन अकाउंट पीओएस में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड if the taxpayer had an income tax liability in the previous tax year in excess of any tax deducted at source, a payment on account is normally required for the following year. देखो, बड़ी सिंपल सी उसकी बात की है कि अगर आप एक टैक्स पेयर हो और आपकी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी थी वो पिछले साल में कम थी और आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया। ठीक है, आपने जो है वो पिछले साल में ज्यादा टैक्स पे कर दिया जबकि इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्या थी? आपकी कम थी। तो फिर इस साल पेमेंट ऑन अकाउंट आपका राइज होता है। तो ऑब्वियसली देखो, जो चीज आपने ज्यादा पे की है वो इस साल आपकी एडजस्ट की जाएगी। ये वही एडजस्टमेंट है जिसको हम पेमेंट ऑन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, चलें। The exception to this are if the total tax liability, जिसमें इनकम टैक्स और क्लास 4 एनआईसी आ रही है, लेस पे फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर इज लेस देन £1,000। देखो, वो कहता है कि अगर आपका जो पेमेंट ऑन अकाउंट का डिफरेंस है वो 1000 या उससे कम बन रहा है तो फिर कोई एडजस्टमेंट की जो है वो नहीं होगी, ये चीज नॉर्मल कंसिडर होगी। ठीक है, लेकिन अगर £1,000 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा एक्सेप्शन आ रहा है डिफरेंस, तो फिर आपका पेमेंट ऑन अकाउंट एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड मोर देन 80% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर वाज मेट बाय डिडक्शन इन टैक्स ऑफ द सोर्स। आपने लेट्स से आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी थी 1900, ऑफ आउट ऑफ दिस 1000 जो है वो
पेमेंट एज यू अर्न के तौर पर डिडक्ट हो गया, तो पीछे कितना बचा 100। तो अगर आपका मोर देन 80% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पेमेंट ऑन अकाउंट, सॉरी, पे एज यू अर्न के तौर पे डिडक्ट हो जाती है, तो फिर भी आपका ये पेमेंट ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या बात याद रखनी है, अगर आप पिछले साल इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम थी, आपने ज्यादा पैसे पे कर दिए, तो आपकी इस साल पेमेंट ऑन अकाउंट जो है वो बनेगा। और ये पेमेंट ऑन अकाउंट कब नहीं बनेगा, जब डिफरेंस 1000 से कम हो एंड आपने 80% जो है वो पे एज यू अर्न के टाइम पर डिडक्ट करवा लिया हो। ठीक है, चलें देखें, फॉर दोज टैक्स पेयर्स हु आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑन अकाउंट्स, द पेमेंट डेट्स फॉर द टैक्स ईयर 2024 आर, अब जिन लोगों का पेमेंट ऑन अकाउंट आ जाता है, तो उनके लिए जो पेमेंट डेट्स कौन सी हैं, पहली पेमेंट ऑन अकाउंट कब होगी, 31 जनवरी 2025, और दूसरी पेमेंट ऑन अकाउंट कब होगी, 31 जुलाई 2025। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग है वो कब सेटल हो जाएगी, जब आप फाइनल अपना इस साल का टैक्स पे करोगे, दैट इज 31 जनवरी 2026। ठीक है, तो दोबारा सुन लें कि जब आपका पेमेंट ऑन अकाउंट, अच्छा पेमेंट ऑन अकाउंट क्या होगा, पेमेंट ऑन अकाउंट वो एक्सेस अमाउंट होती है जो आप पिछले साल पे कर चुके होते हो, इस साल वो एडजस्ट की जाएगी। ठीक है, आपकी जो पहली पेमेंट ऑन अकाउंट की पेमेंट है वो 31 जनवरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी 31 जनवरी 2025 को पे की जाएगी। और इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने ये नीचे आपको यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, ये वाला, कि देखो जो आपका पेमेंट ऑन अकाउंट होगा उसमें क्या ऐड किया जाएगा, तो यहां पर भी आप साथ लिख लो कि जो फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट होगी उसमें आपका जो इनकम टैक्स है, मैं इसको आईटी लिख रहा हूं, प्लस आपकी जो क्लास 4 एनआईसी है। ठीक है, अब देखो क्लास 4 एनआईसी कौन पे करेगा, ये एम्प्लॉयर पे करेगा। ठीक है, क्लास 4 एनआईसी इन दोनों का सम ले लो और इसका जो है वो 50% कैलकुलेट कर लो, तो वो आपकी एज अ फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट कैलकुलेट की जाएगी। दोबारा बोल रहा हूं कि आपकी जो फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगी, कि पिछले साल का जितना भी आपने टैक्स पे किया वो ऐड कराओ, प्लस एनआईसी जो क्लास 4 है वो, उसका 50% ले लो, ये पहली पेमेंट आपकी 31 जनवरी 2025 को होगी। इसी का जो 50% होगा वो फिर कब पे होगा, वो 31 जुलाई 2025 को पे होगा। और जितनी जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी वो आपकी सारी की सारी 31 जनवरी को पे आउट हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन देख लें, आपको मजीद समझ में जो है वो ये आ जाएगा। देखें, Roderick is required to make payment on account of his tax liability for the tax year 2024। उसने बता दिया है कि भाई पेमेंट ऑन अकाउंट बनेगी। ठीक है, हिज इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर, पिछले साल की टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 5100। ऑफ दिस 1250 वॉज कलेक्टेड वाया पे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी 5100 थी, और आपने कितना टैक्स जो है वो पेई के तौर पे कलेक्ट कर लिया, 1250 आपने ऑन द स्पॉट माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है कि पिछले साल उसका टैक्स पेएबल कितना था, 3850। अब पिछले साल उसका जो है वो टैक्स कितना हो गया, 3850 जो है वो आपका टैक्स आ गया। क्योंकि यहां पर हमें NIC 4 नहीं दी हुई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3850 का हाफ ले लो, 1925 31 जनवरी 2025 को, 1925 31 जुलाई 2025 को जो है आपकी पे की जाएगी। तो देखो 1925 ऑन 31 जनवरी एंड 31 जुलाई को पे कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, आपने सिंपली क्या करना है कि जो पिछले साल का टैक्स पेएबल, अच्छा अब देखो टैक्स लाइबिलिटी नहीं आपने कंसिडर करनी, पेएबल का मतलब है कि जो भी टैक्स लाइबिलिटी तो उसमें पेई वाला माइनस कर देना है, टैक्स पेएबल आ जाएगा, उसमें एनआईसी ऐड करो, एनआईसी ऐड करके आप अपनी फर्स्ट एंड सेकंड पेमेंट्स कैलकुलेट कर दो, फिर जो रिमेनिंग रह जाता है वो आपकी बैलेंसिंग पेमेंट आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 जो है इसको भी देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 की अगर बात करें तो ये देखें कि 2023-2024 का जो टैक्स था, इनकम टैक्स, वो था 9400, उसमें से पे कितना हुआ, दैट इज 2100। ठीक है, तो आपका ये आ गया टैक्स पेएबल। क्लास 4 एनआईसी कितनी थी, 700, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी सीजीटी मिला के आपकी बन रही है 3342। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना होगा, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी आपका टैक्स पेएबल है उसमें
क्लास 4 एनआईसी ऐड करो, इसका हाफ ले लो, हाफ लेके वो पहली पेमेंट पीओए की फर्स्ट पेमेंट और फिर पीओए की सेकंड पेमेंट जो है वो आपकी बन जाएगी। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से चलो, अब बैलेंसिंग पेमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखो आपकी जो भी इस साल की टैक्स ईयर की लाइबिलिटी है, जिसमें इनकम टैक्स, क्लास 4 एनआईसी एंड सीजीटी आ जाएगा, उसमें से पे भी माइनस करो, इस साल की बात हो रही है, एंड जो आपने पीओएस ऊपर कैलकुलेट किए थे वो माइनस कर दो, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपकी बैलेंसिंग पेमेंट अगले साल पे आउट हो जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन देखें। अच्छा, रॉड्रिक की ही वो कंटिन्यू कर रहा है कि यू नाउ लर्न दैट दिस फाइनल लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2024 एंड 2025 कितनी थी, 7626 थी। ऑफ दिस अमाउंट 1635 हैज बीन कलेक्टेड वाया पे सिस्टम। तो आप क्या करोगे, आप 7629, देखो यहां से हम इसको मैच करते हैं, हम यहां लिख लेते हैं 7629, पे कितना है 1635, और जो पीओएस कितने थे, पीओएस हमने कितने माइनस किए थे रॉड्रिक के, देखें ये ऊपर है, दैट वाज 3850। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3850। इस वाली अमाउंट से ये दोनों माइनस कर दो, जो भी आंसर बचेगा वो आपकी बैलेंसिंग पेमेंट होगी। वो बैलेंसिंग पेमेंट आपने 31 जनवरी 2026 को इस साल के इनकम टैक्स के साथ पे करनी, रिटर्न फाइल करने के साथ जो है वो करनी होगी। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम मजीद आगे चलते हैं, और इसमें जो है ये आप लोग लाजमी खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलें, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। ये आई गेस शायद हमारा लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, एक लेट पेमेंट इंटरेस्ट होता है और एक रीपेमेंट इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दो तरह के इंटरेस्ट हैं। एक लेट पेमेंट इंटरेस्ट है, जब आप जो टैक्स है वो लेट पे कर रहे हो, फिर उस पे इंटरेस्ट, वो कितना लगेगा, 7.75 पर एनम है। और रीपेमेंट इंटरेस्ट की, जब आप टैक्स पहले आपने गलत कैलकुलेट किया, फिर उसको सही करके दोबारा पे कर दिया, तो फिर उस पर भी आपको जो है वो ये टैक्स देना पड़ेगा 4.25% पर एनम। ये दोनों अमाउंट आपके जो टैक्स रेट वाला वो है ना शीट, उसमें इंक्लूडेड होगी, तो उसको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। चले, late payment interest. Interest is automatically charged if any tax is paid late. Interest can arise in respect of payment on account, balancing payment, any tax payable following an amendment to a self-assessment, any tax payable following a discovery assessment. इन तमाम चीजों पर आपको इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट जो है वो चार्ज किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए जो है हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A taxpayer pays POAs for the tax year 2024-2025 on 31st March 2025, ठीक है, एंड 31st अगस्त। देखो पीओएस कब पे होती है, पीओएस पे होती है 31 जनवरी एंड 31 जुलाई को। जनवरी वाली वो पीओ ए का पे करे 31 मार्च को, तो 2 महीनों का उसका चार्ज होगा लेट पेमेंट इंटरेस्ट। और 31 जुलाई वाली वो कब पे करे, अगस्त में, तो 1 महीने का इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग पेमेंट फॉर पेड ऑन 30th अप्रैल। बैलेंसिंग पेमेंट कब पे होती है, वो तो 31 जनवरी 2026 को पे होनी है, उसने अप्रैल में पे कर दिया, तो 3 महीने की यहां पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो जो भी आपकी पीओए की अमाउंट होगी, उसको आपने 2 मंथ्स के इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहां पर ध्यान ये देना है कि ये इंटरेस्ट आपको पर एनम दिए गए हैं, पूरे साल का ये इंटरेस्ट लगता है, आपने मंथ वाइज इसको करना होगा। ठीक है, तो ये बात आपने जरूर इसमें समझनी है और याद रखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद ये वही इलस्ट्रेशन उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पर दोबारा से, रीपेमेंट इंटरेस्ट की। हाँ चलो, अब रीपेमेंट इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट में बी पेड बाय HMRC ऑन एनी ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इफ एप्लीकेबल
इफ एप्लीकेबल इंटरेस्ट रन्स फ्रॉम द लेट, अच्छा देखो, इंटरेस्ट में बी पेड बाय द एचएमआरसी, ये वाला कौन इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, एचएमआरसी पे कर रहा होगा। लेट्स से इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो टैक्स पेमेंट थी वो 1000 की थी, आपने 1200 पे कर दिया, तो एचएमआरसी को आपने ज्यादा पे कर दिया, तो वो जो 200 आपने ज्यादा पे किया होगा उस पर एचएमआरसी आपको कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो है, इसकी कैलकुलेशंस ऑल्दो बड़ी कम आती हैं, आती नहीं है इतना, ज्यादातर वो लेट पेमेंट की ही कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, पेनल्टीज फॉर लेट पेमेंट। अच्छा, अब ये वो बात थी जो मैं आपको पहले बता रहा था कि वो जो पहले हमने पेनल्टीज पढ़ी थी वो किसकी थी, वो लेट फाइलिंग की थी। ये अब किसकी है, ये लेट पेमेंट की है। तो देखो, अगर एक महीना पेमेंट लेट हो रही है, एक महीने से सॉरी ज्यादा लेट हो रही है, तो 5% टैक्स जो ड्यू होगा उसकी एडिशनल पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। 6 मंथ से लेट है तो एडिशनल 5%, ये एडिशनल 5% जो है आपकी चार्ज होगी। जो भी टैक्स आपने पे करना है, लेट्स से 1000 मैंने टैक्स पे करना था, एक महीना लेट हो गया तो ये 105% हो जाएगा। जो भी इसका आंसर आएगा उसका अगेन 105% आप कैलकुलेट कर दो, अगर 6 मंथ से ज्यादा लेट हो, 12 मंथ से ज्यादा लेट हो, जो भी आंसर आएगा उसका मजीद 105% आप कैलकुलेट कर, यानी 55% आपकी पेनल्टी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई है। देखिए, द टेक्निकली द पेनल्टीज अप्लाई इफ टैक्स इज पेड मोर देन 30 days late, 5 months and 30 days late, and 11 months and 30 days late. But the tax team examining article give these limits. अच्छा, वो इसने ये कहा है कि वैसे तो हम डेज की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आपने मंथ वाइज ही इसको लेके चलना होगा। ठीक है, आप वो डेज पे ना जाओ, अगर लेट्स से 56 डेज है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लो 60 डेज पे। ठीक है, तो वो ये बात आपको यहाँ पर समझा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद क्लेम्स की बारी है। क्लेम्स में क्या क्या हमने करना है, अपील्स है, पेनल्टीज। अच्छा ठीक है, चले, अब थोड़ा मजीद आगे चलते हैं और क्लेम्स की बात कर लेते हैं। कहता है, अ क्लेम फॉर अ रिलीफ अलाउंस और रीपेमेंट कैन बी मेड टू एचएमआरसी यूजुअली वाया द टैक्स रिटर्न। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप टैक्स नहीं पे कर सकते, आपको अलाउंस चाहिए, या आपको एक टेम्परेरी तौर पे टैक्स रिलीफ चाहिए, टैक्स इंस्टॉलमेंट्स चाहिए, तो उस तरीके का भी आप जो है वो क्लेम वगैरह कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ द क्लेम मस्ट बी क्वांटिफाइड, जो अमाउंट आपको चाहिए वो बतानी पड़ेगी एट द टाइम दैट द क्लेम इज मेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ लॉस रिलीफ इज क्लेम्ड, द अमाउंट ऑफ द लॉस मस्ट बी स्टेटेड। तो ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि भाई जितनी अमाउंट का आप क्लेम ले रहे हो एचएमआरसी से, आइदर वो एक लॉस पर ले रहे हो, वो टैक्स जो है वो अलाउंसेस पर ले रहे हो, टैक्स पेमेंट्स पर ले रहे हो, जिस भी बेसिस पर आप ले रहे हो वो आपको जो है वो क्लेम्स बताने होंगे। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपको सेल्फ रीड करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तो एक्सप्लेन करने का है नहीं, और अगर मैं सारा एक्सप्लेन करता गया तो वो क्वाइट बर्डन हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको खुद रीड आउट करें। ठीक है, इसमें समझाने का खुद खैर इतना तो कुछ है नहीं। क्लेम फॉर ओवर पेमेंट, ये भी आप सेल्फ रीड करें प्लीज। कंप्लायंस चेक पर दिल हुआ तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इतना कोई मसले की बात नहीं है, वन टाइम रीड है इसको, अब एक इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्कवरी असेसमेंट, डिस्कवरी, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लेते हैं। डिस्कवरी असेसमेंट में वो ये कहता है कि एचएमआरसी मस्ट नॉर्मली बिगिन कंप्लायंस चेक इनटू सेल्फ असेसमेंट रिटर्न विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट द रिटर्न इज फाइल्ड। आपने सेल्फ असेसमेंट का रिटर्न फाइल किया, अब एचएमआरसी आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो उस पर एक कंप्लायंस चेक करेगा। जो आप ऊपर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं वन टाइम रीड के तौर पे, कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखो, अगर कंप्लायंस चेक हो रहा है और कंप्लायंस चेक में आपके टैक्स में कुछ एरर्स निकल आते हैं, तो वो एरर्स जो हैं उसमें क्या होगा, तो ये देखें, द यूज ऑफ डिस्कवरी असेसमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड वेयर सेल्फ असेसमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड unless the loss of tax was brought about carelessly or deliberately by the taxpayer. A discovery assessment cannot be raised where full disclosure was made in the return, even if this is found to be incorrect. अच्छा, अब इसको जरा समझने की कोशिश करें। वो ये कहता है कि अगर आपने जो है वो
एक एरर जो था वो के डेलिबरेट एरर जो है, ये चलो हम इसको यूं कर लेते हैं कि आपने एक एरर किया, ठीक है, उस एरर को करेक्ट करने का जो टाइम लिमिट है वो कितना है, 4 इयर्स। ये बात आप याद रख लो। कोई भी एरर आपने किया, ठीक है, वो एरर आपको पता चल गया बाद में, उस एरर को करेक्ट करने का जो टाइम है वो टैक्स फाइलिंग के अगले 4 साल के अंदर अंदर है। आपने जो भी फिर आपका जो नेक्स्ट टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसमें आपने वो चीज एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। कोई भी ऐसा एरर जो केयरलेसनेस की वजह से आ रहा है उसको डिस्क्लोज आउट करने के लिए 6 इयर्स का टाइम है, और जो जानबूझ के आपने एरर किया है उसको डिस्क्लोज ऑफ करने के लिए 20 इयर्स का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। अगर हाँ फिर भी आप नहीं डिस्क्लोज करते और फिर ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है तो देन यू आर गोइंग टू कोर्ट, और फिर आपको चार्ज टैक्स फ्रॉड के तौर पे चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये अपील आपने लॉ के में पढ़ी होगी अब, ठीक है, इसको यहाँ पर दोबारा देख लें। टैक्स ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल, अपर ट्राइब्यूनल्स, ये सारा आपने लॉ में पढ़ा होगा ट्राइब्यूनल्स के बारे में, ये वही चीज़ है। तो इसको आप प्लीज़ जो है वो खुद सेल्फ रीड जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, पेनल्टीज में, हाँ, ये अच्छा ठीक है, वो ये पेनल्टीज लिखी हुई थी जो मैंने आपको ऊपर बता दी थी, तो ये ऑलरेडी पेनल्टीज लेट फाइलिंग की ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको इतना करने की जो है वो जरूरत नहीं होगी। हाँ, बस इसमें ये है कि आप जब इसको चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आप जरूर एक दफा जब भी क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे होंगे तो आप बस जरूर ये जहन में रख लीजिएगा कि डेलिब्रेट बट नॉट कंसीलमेंट एंड डेलिब्रेट विद कंसीलमेंट, इन दोनों का क्या मतलब आ रहा है, ठीक है। देखो, इसका ये मतलब है कि आपने एक एरर जानबूझ के किया और उसका एक मेजर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसकी पेनल्टी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आपने एक एरर जानबूझ के किया और उसका मेजर इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो फिर उसकी पेनल्टी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो क्वेश्चन में ये चीज आपको जरूर बताई जाएगी कि एक एरर जो था वो डेलिबरेटली तौर पर किया गया या इंटेंशनली किया गया और उसका इफेक्ट जो है वो कितना था, ठीक है। ऑल दो क्वेश्चन इस पे हार्डली कोई 2-1 मार्क का आ जाता होता है कभी कभी, लेकिन ज्यादा इसमें इतना जो है वो नहीं आता होता। इसके अलावा इसमें ये पेनल्टीज आपको दी हुई हैं, ठीक है। अब ये मेजरली जो है आपने इसको सेल्फ रीड ही करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए जो है कुछ खास चीज़ें जो है वो नहीं इन्वॉल्व, तो इसलिए ये आप लोग प्लीज़ खुद पढ़िएगा। ये फॉर्म्स, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं, P45 फॉर्म, P16, P11D फॉर्म्स। ये फॉर्म्स कौन कौन से हैं ये आपने याद रखना है, इसको मेमोराइज कर लें। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत भी नहीं है, जस्ट वन रीड करके याद रख लो कि ये कौन कौन से फॉर्म है। आपसे इंटरव्यूज में ये चीज़ जरूर पूछी जा सकती है इन फ्यूचर, तो पेपर के लिहाज से कोई इतना मुश्किल बात ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीजर्स ऑफ लीविंग एंड जॉइनिंग एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, ये रीडिंग ही आपकी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर को रीड आउट करें। अब कुछ भी अगर मसला हो रहा है तो ज़रूर पूछें। ऑल दो इस चैप्टर को वन टाइम जो है वो एक ही दिन में रीड मत कीजिएगा, इसको ब्रेक डाउन कर लें, और हो सके तो पेपर से कुछ 4-5 दिन पहले पढ़ लें। नहीं तो अभी अगर पढ़ रहे हैं तो हर दिन आप 5 या 10 मिनट लेकर जो है वो इसको पढ़ लें, क्योंकि ऑब्वियसली फुल ऑन थ्योरी है, वो एक साथ सारा जो है वो नहीं समझ में आएगा। सारा मैक्सिमम खुद ही जो है आपने रीड आउट करना है, तो ये कर सकते हैं, इसको उसमें कन्वर्ट कर लें पार्ट्स में। हर पार्ट 5-5 मिनट के लिए आप 2-2 3-3 पेजेस पढ़ लें, नोट्स बना लें, तो वो चीज़ आपको जरा डेट वाइज ज़्यादा याद रह जाएगी। ये डेट्स कहाँ पर यूज होंगी, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, सेक्शन बी में कम ही है। सेक्शन ए में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज अगर तो आपका पेपर आ जाता है थ्योरी वाइज तो फिर उसमें ये चीज़ ज़रूर टेस्ट की जाएगी, ठीक है। ऑल दो इसके अलावा इस चैप्टर में इतना कुछ खास जो था वो है नहीं। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंपनी, और होपफुली विद इन नेक्स्ट 8 to 9 डेज हम अपना कंपनी को देकर उसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें।